Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the process of recombinant DNA technology or the steps involved in recombinant DNA technology. How we are able to introduce a foreign gene into a cloning vector and then into a competent host where it increases its copies or it is able to express itself. जहाँ पे ये हमारा जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है और या तो एक्सप्रेस होता है यानी अपना आरएनए बनाएगा उसके बाद अपना प्रोटीन बनाएगा। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज़ आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल और आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमें सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करना है, लेकिन हमें डीएनए कहाँ से आइसोलेट करना है? याद रखिएगा जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका दूसरा नाम फॉरेन डीएनए, एक और नाम पैसेंजर डीएनए। वो सेल जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जिसमें हमारा पैसेंजर डीएनए है उस सेल से उसका सारा डीएनए हम निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी प्लांट सेल का कोई सा जीन हमें चाहिए, ठीक है ना, तो हम प्लांट सेल का ये जो जीन है, ठीक, उसको निकालने के लिए हमें पहले प्लांट सेल का सारा जेनेटिक मटेरियल निकालना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप एनिमल सेल की बात कर रहे हैं उसमें कोई आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको एनिमल सेल का सारा जेनेटिक व्हाट यू कॉल एज जेनेटिक मटेरियल सारा निकालना पड़ेगा। बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया का सारा जेनेटिक मटेरियल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट सेल in which your passenger DNA or in which your gene of interest is present. Okay, so this is our first step. हम अब ये प्रोसेस कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर आपके पास एनिमल सेल में ये जो है पैसेंजर डीएनए है तो ये प्रोसेस उसमें आपको सेल वॉल है ही नहीं, तो इस वजह से ये आप सेल को होमोजेनाइज करते हैं, उसके कंटेंट्स बाहर आते हैं, उसमें से फिर डीएनए बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर आपके पास बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है या फंगल सेल है, उसमें अगर आपका पैसेंजर डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो उस सेल का पहले आपको सेल वॉल क्लीव करना पड़ता है। और सेल वॉल जो है क्लीव करने के लिए आपके पास क्लीविंग जो है एंजाइम्स हैं, लाइसिंग एंजाइम्स हैं। उसमें सबसे पहला लाइसिंग एंजाइम आप यूज़ करते हैं काइटिनेस, अगर आपकी जो सेल है वो फंगल सेल है। सो इफ योर passenger DNA is present in fungal cell, then you use an enzyme known as chitinase. Why? Because fungi का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? काइटिन का। इस वजह से उसको ब्रेक करने के लिए आप यूज़ करते हैं काइटिनेस। और इसी तरह अगर आपका सेल वॉल जो है अगर आपका पैसेंजर डीएनए है जो है वो बैक्टीरियल सेल में है, then you use lysozyme plus EDTA। lysozyme plus EDTA क्यों, कब? जब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरियल सेल में हो। सो EDTA जो है क्या करता है, ये चीलेट करता है मैग्नीशियम को, देयर बाई इट मेक्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया फ्रेजाइल, ठीक है ना। तो फिर लाइसोजाइम्स को क्लीव करता है। लाइसोजाइम विदाउट EDTA भी उसको क्लीव कर सकता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी एनहेंस हो जाती है बाय द यूज ऑफ EDTA। एंड थर्ड इज अगर आपका जो है पैसेंजर डीएनए है वो प्लांट सेल में है, प्लांट सेल में आप यूज़ करते हैं सेलुलेस एंड काइटिनेस। ये दो चीज़ें आप यूज़ करते हैं। वाई सेलुलेस एंड पैक्टिनेस, सेलुलेस एंड पैक्टिनेस। वाई? बिकॉज कि आपका जो प्लांट सेल वॉल है वो बना होता है मेनली सेलुलोज का, तो उसको क्लीव करने के लिए आप सेलुलेस यूज़ करते हैं। प्लस आपका जो सेल वॉल का मिडल लैमिला होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, उसको क्लीव करने के लिए पैक्टिनेस यूज़ होता है। ये दो एंजाइम्स आप यूज़ करेंगे अगर आपका पैसेंजर डीएनए प्लांट सेल में है, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आप यूज़ करते हैं टू क्लीव द सेल वॉल। अब सेल वॉल क्लीव हो गया, अब जो सेल का बाहर का मेम्ब्रेन है वो जो है होमोजेनाइजेशन से ब्रेक हो जाता है और सेल के कंटेंट्स बाहर निकलते हैं। सेल के सारे कंटेंट्स बाहर निकल गए, सेल के सेल ऑर्गेनेल्स बाहर निकल गए और सेल का जो बायोमोलिक्यूल जितने भी सेलुलर पूल में थे वो सारे बाहर आ गए। अब सेल को आप होमोजेनाइज जब आपने किया उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन में जो डेंसर और हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है या क्या कहते हैं इसको, माइक्रोसोम्स वगैरह, ER के जो माइक्रोसोम्स बनते हैं, ठीक है ना, तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं और लाइटर बायोमोलिक्यूल्स ऊपर रहते हैं। तो आपका न्यूक्लिक एसिड भी ऊपर रहता है, आपके प्रोटीन्स भी ऊपर रहते हैं, लाइटर हैं, आपका जो है लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये सारे ऊपर रहते हैं। तो आप उसके बाद आप क्या करते हैं? यू अप्लाई
और यू ऐड एंजाइम्स लाइक प्रोटीनेस, आप ऐड करते हैं कुछ एंजाइम्स लाइक प्रोटीनेस के, आप एक एंजाइम ऐड करते हैं उसका नाम है प्रोटीनेस के। ये प्रोटीनेस क्या करता है, ये सारे प्रोटीन्स जो आपके सॉल्यूशन में हैं, ठीक है ना, जो आपके सॉल्यूशन में है सारे प्रोटीन्स को क्लीव करेगा। आपने प्रोटीनेस के क्यों ऐड किया, क्योंकि आपको जो डीएनए निकालना है दैट शुड बी प्योर विदाउट एनी इम्प्योरिटी, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें ना प्रोटीन होना चाहिए, ना लिपिड होना चाहिए, ना आरएनए, कोई सा भी दूसरा बायोमोलिक्यूल नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्योर डीएनए होना चाहिए। तो आपने प्रोटीनेस के ऐड किया, वो सारे प्रोटीन्स को क्लीव करेगा, हिस्टोन को भी क्लीव करेगा, तो हिस्टोन भी अब आपके डीएनए में नहीं रहेगा। क्लियर, ठीक। तो उसके बाद आप एक और एंजाइम ऐड करते हैं लाइपेस। लाइपेस क्या करता है, जितने भी आपके सॉल्यूशन में लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्लीव करेगा, ठीक। प्लस आप ऐड क्या करते हैं, यू ऐड एमाइलेस, वो आपके सॉल्यूशन में जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है ना, मेनली जो है पॉलीसेकेराइड जितने भी हैं मेन पॉलीसेकेराइड्स, वो उनको क्लीव कर देता है, ठीक है। और उसके बाद आप एक इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज़ करते हैं दैट इज़ राइबोन्यूक्लियस, ठीक है। आप राइबोन्यूक्लियस ऐड करते हैं, ये राइबोन्यूक्लियस आपके आरएनए को भी क्लीव करता है, तो आरएनए भी क्लीव हुआ, पॉलीसेकेराइड्स भी मेन क्लीव हुए, और उसके बाद लिपिड्स भी मेन क्लीव हुए, प्रोटीन्स भी क्लीव हुए। अब सिर्फ आपका एक मेजर बायोमोलिक्यूल बचा, व्हाट इज दैट, डीएनए, ठीक। तो अब जो है आपका सॉल्यूशन जो है, ये मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब, इसमें आप ये प्रोसेस कर रहे थे, ये उसका सॉल्यूशन है, इसमें जो है सारे प्रोटीन्स वगैरह, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एमाइलेसिस, राइबोन्यूक्लियस सारे जो है आपने क्लीव किए हुए हैं। अब आप इसमें क्या करते हैं, यू ऐड चिल्ड इथेनॉल, आप इसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं, ठीक है ना। चिल्ड इथेनॉल जो ही आपने ऐड किया इसको, तो डीएनए जो अभी तक सॉल्युबल था, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल काजेज प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, तो डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक डीएनए सॉल्युबल इसमें था, तो जो ही आपने चिल्ड इथेनॉल ऐड किया तो डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो गया, ये डीएनए अलग हो गया। तो जो ही डीएनए आप प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, तो आप टेस्ट ट्यूब के बाहर से आप देख सकते हैं क्लम्प बन गया, ठीक है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड और डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। अब आप एक लूप लाइक पिन लाते हैं, तो उसके सामने ये बिल्कुल सर्कुलर होता है, तो उसकी डीएनए उसमें उसको क्या कहते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और डीएनए को उसके ऊपर वाइंड करते हैं और डीएनए को उठाते हैं, ठीक है ना। दिस इज टर्म्ड एज स्पूलिंग, इसको स्पूलिंग कहा जाता है। एनसीईआरटी पे इसकी डायग्राम बिल्कुल बनाई है, ठीक है ना, जो आपकी एनसीईआरटी है उस पर लिखा गया है स्पूलिंग। तो आपने इस लूप को उसमें डाला, टेस्ट ट्यूब में डाला और वहाँ डीएनए को वाइंड किया इसके ऊपर और उठाया, दिस इज टर्म्ड एज स्पूलिंग। दिस कंप्राइज योर फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, वो सेल जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है या पैसेंजर डीएनए है, उसकी आप लिसिस कराते हैं, उससे आप जेनेटिक मटेरियल अपना बाहर निकालते हैं। लेकिन इसमें साथ में बाकी बायोमोलिक्यूल्स भी होंगे, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, पॉलीसेकेराइड्स होंगे, आरएनएज होंगे, तो आप उनको क्लीव करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ करते हैं जो हमने बता दिए। तो अब आपका जो है जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया। जो ही आपका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया, इसी में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना, या पैसेंजर डीएनए इसी में आपका होगा, ठीक है। तो अब दूसरा जो है, अब लेकिन आपने तो सारा, ये मेरा जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज माई जेनेटिक मटेरियल, ओके। ये मैंने स्पूलिंग से बाहर निकाला और इसको अलग रखा, ठीक है, ये क्लम्प ऐसा होगा, ठीक। तो ये मैंने बाहर निकाला, लेकिन मसला ये है कि मुझे सारा डीएनए नहीं चाहिए, मुझे सारा जेनेटिक मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए या पैसेंजर डीएनए चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए मैं दूसरा स्टेप यहाँ पे करूँगा। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आप यूज़ करेंगे और डीएनए को कट करेंगे एट स्पेसिफिक लोकेशंस। दूसरा स्टेप, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा कटिंग ऑफ डीएनए। जो आपने डीएनए जेनेटिक मटेरियल बाहर निकाला उसकी आप कटिंग करेंगे, ठीक है। कट किया आपने उसको, लेकिन कट कहाँ पे करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए दिस इज़ योर डीएनए, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक डीएनए आपका मॉलिक्यूल है, ये बीच में आपको ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको यहाँ और यहाँ जीन के बाहर फ्लैंक्स पे, जीन के जो फ्लैंक्स एंड्स होते हैं उनके बाहर जो रीजन है वहाँ पे काटना है, जीन के बीच में नहीं काटना, जीन के फ्लैंक्स पे काटना है। और वहाँ पे जो साइट होगी, किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होगी, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप यूज़ करेंगे, उससे आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे। मैं यहाँ डायग्राम पे दिखाऊँ, मान लीजिए आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक,
ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, मैं इसको लिखूंगा 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, एंटी पैरेलल। ये हेलिकल होगा, लेकिन हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको जो है ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपको ये निकालना है, लेकिन ये तो बीच में है, कैसे निकालेंगे? यू विल एड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जिनकी साइट यहाँ पे होगी, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के फ्लैंक्स पे, एंड्स के बाहर, ताकि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट सारा बाहर निकल आए। तो जो ही आपने ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस में डाला, तो आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर आएगा, ठीक है ना। दिस विल बी योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। मैं यहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा होगा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट, ठीक। दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को के फ्लैंक्स पे ऐसा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है, क्लियर। दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकाला, ये हुआ क्यों? ऐसा हुआ बाय द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस यूज किए, उन्होंने इसको डाइजेस्ट किया, ठीक है ना, और ये जो आपका प्रोडक्ट बाहर निकला, दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अब मसला ये है कि ये तो सेपरेट हो गया, लेकिन अभी इसी के साथ है, ठीक है, डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन अभी इसी के साथ है। अब आपको इसको सेपरेट करना है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डीएनए, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डीएनए से आपको अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करना है। यू विल यूज ए टेक्निक, दैट टेक्निक इज टर्म्ड एज एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कल इस टेक्निक को पिछले लेक्चर में हमने बताया हुआ है कि एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, और उससे हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कैसे करते हैं। फिर से याद रखिएगा, हम वहाँ एगरोज की जेल बनाते हैं या एगरोज का मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो है उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, ठीक है ना। सो डीएनए मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और व्हाट यू कॉल एज एनोड। तो एनोड की ओर जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, लेकिन स्मॉलर मॉलिक्यूल मैट्रिक्स में फास्ट चलते हैं, आगे पहुंचते हैं, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस बाय व्हाट यू कॉल एज मैट्रिक्स, दे कैनॉट मूव एट दैट स्पीड एट विच द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कैन मूव, ओके। सो इस वजह से बड़े मॉलिक्यूल्स पीछे ही रह जाते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आगे पहुंचते हैं। तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपको इसकी लेंथ पता होती है कितना बड़ा है ये, ठीक। तो आपको जो है, जब आपने जेल बनाया, ये आपका जेल है, ये इसमें वेल्स हैं, ठीक। तो ये आपका जो है पैटर्न आएगा, फॉर एग्जांपल बैंड्स ऐसे आएंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होता है इसकी लेंथ क्या है, ठीक है ना। आपने यहाँ से एक लेटर भी रखी होती है जिसे आपको पता चलता है लेंथ क्या है। तो आप जो है उसी पॉइंट को, उसी डीएनए बैंड को आइसोलेट करते हैं, और उसमें से ये डीएनए जो है बाहर निकालते हैं। दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज इल्यूशन। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखें कि आपने जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डाइजेशन जब कराई, उसने डाइजेस्ट तो किया, लेकिन अलग नहीं कर पाया, अलग वो नहीं कर पाएगा। अब आपको अलग करने के लिए एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, दैट इज एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेस्ट ऑफ द डीएनए से अलग करे। तो जो ही आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो प्रोडक्ट है, व्हाट यू कॉल एज जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो आपने अलग किया बाय टेक्निक नोन एज एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लियर। तो एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो प्रोडक्ट था, योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो अलग हो गया, ठीक है ना। दिस इज कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। नाउ समटाइम्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता देते हैं, पहले मैं इसको रब करूँ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक याद रखिएगा कि अब मसला ये है कि एक तो होता है कि आपको मल्टीपल कॉपीज़ किसी जीन की बनानी है। मल्टीपल कॉपीज़, आपने कोई जीन बनाया, सॉरी कोई जीन लिया आपने, ठीक है ना, तो उसकी आपको मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। उसके लिए भी प्रोसेस यही है कि आपने पहले उसको निकालना है अपने सेल से, उसके बाद उसको क्लीव करना है, यही 2 स्टेप्स उसके बाद आए, उसमें भी आएंगे। उसके बाद जो ही आपने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, वो किसी वेक्टर पे डालेंगे, और वेक्टर को किसी होस्ट में डालेंगे, तो वो वहाँ वो जो वेक्टर आपका है, वो वहाँ मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, साथ में आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। लेकिन कभी कभार आपको जो आपका जो ये जेनेटिक रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी है, आप यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्रेशन ऑफ योर जीन। आपको एक्सप्रेशन कराना है, जीन एक्सप्रेशन तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। जीन एक्सप्रेशन में क्या कि आपका जो जीन होता है
उससे आप mRNA बनाते हैं और mRNA से आप प्रोटीन बनाते हैं. दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? जीन एक्सप्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम योर जीन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम योर mRNA, विच इज टर्म्ड एज ट्रांसलेशन. सो दिस कंप्राइजेज जीन एक्सप्रेशन. कभी कभार आप जो जीन, जो यहाँ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी आपको एक्सप्रेशन करानी है. एक सिंपल एग्जाम्पल हम ऐसे समझाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है secreted by the beta cells of islet of Langerhans of pancreas. That cell, beta cell जो है वो एक हार्मोन secrete करती है. that hormone is termed as insulin. ठीक है ना, ये आपको पता है. ये हार्मोन हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है ना. तो अब ये हार्मोन जो है, इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होती है डायबिटीज़ मेलाइटस. अब डायबिटीज़ मेलाइटस को क्योर करने के लिए यू कैन यूज़ हार्मोन इंसुलिन. ठीक है ना. आप हार्मोन इंसुलिन अगर किसी तरीके से बना पाते हैं तो आप ह्यूमंस में इंजेक्ट करेंगे, तो उससे जो है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस अगर किसी को है, तो आप उसमें जो है ये इंजेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन इंसुलिन. लेकिन अब मसला ये है कि ह्यूमन इंसुलिन को लार्ज स्केल पे कैसे प्रोड्यूस आप करेंगे. देखो, हम जीन लाएंगे, ह्यूमन इंसुलिन का जीन, उसको किसी वेक्टर में डालेंगे, वेक्टर में डाल दिया, उसको किसी बैक्टीरियल सेल में डालेंगे, और बैक्टीरियल सेल जो है प्रोटीन्स बनाएगी, अपनी भी प्रोटीन्स बनाएगी. ठीक है ना. लेकिन आपने उसमें प्लाज्मिड डाला हुआ है और उस पर आपने इंसुलिन का जीन डाला हुआ है, तो ये बैक्टीरियल सेल इंसुलिन भी बनाएगी. क्लियर. तो ये इंसुलिन जो है आपने जीन डाला, क्यों? कॉपीज इंक्रीज करने के लिए नहीं, आपने एक्सप्रेशन के लिए डाला. ऐसे वेक्टर को जो एक्सप्रेस कराए आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेशन वेक्टर कहा जाता है. ठीक है. तो अब जो है यहाँ पे आपका इंसुलिन बन गया, इंसुलिन प्रोडक्ट बन गया. ठीक है ना. तो अगर आपको ये प्रोसेस करना होगा, ठीक है ना, ये प्रोसेस कौन सा वाला? मल्टीपल कॉपीज का नहीं, ये एक्सप्रेशन वाला अगर आपको जो है प्रोसेस करना होगा, तो इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट. वाई? यू विल अंडरस्टैंड दिस बाय दिस फैक्ट. नंबर 1, जीन्स जो हैं यूकैरियोट्स के और प्रोकैरियोट्स के, इनमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है. प्रोकैरियोटिक, ये जो यूकैरियोटिक जीन होते हैं, दे आर स्प्लिट जीन्स. यूकैरियोट्स के जो जीन्स होते हैं वो स्प्लिट जीन्स होते हैं. स्प्लिट जीन्स मतलब क्या? मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये फॉर एग्जांपल एक mRNA है, ये किसी जीन से बना होगा. ठीक है ना, या मैं जीन ही बना लेता हूँ. दिस इज अ जीन, फॉर एग्जांपल लेट दिस बी अ जीन ऑफ इंसुलिन. ठीक है ना, ये इंसुलिन का ही जीन है. ये जब एक्सप्रेस करता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जब एक्सप्रेस करता है तो ये जो है ये mRNA बनाता है. लेकिन याद रखिएगा, ये जो सारा mRNA है, ठीक है ना, ये mRNA सारा प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता. ठीक है. इसमें ये रीजन, मैं इसको ऐसे रीजन्स एक दो बनाऊँ. फॉर एग्जाम्पल दिस रीजन, दिस कोड्स फॉर mRNA प्रोटीन, दिस ऑल्सो कोड्स फॉर प्रोटीन. ओके. दिस एंड दिस डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन. ये जो रीजन mRNA का जो कोड करता है प्रोटीन के लिए, दैट्स टर्म्ड एज एक्सॉन. ओके. एंड दिस रीजन विच डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, दिस टर्म्ड एज इंट्रॉन और इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस. अब एक प्रोसेस मैकेनिज्म होता है, उसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग. दिस इज फॉर एग्जाम्पल एक्सॉन 1, दिस इज एक्सॉन 2. उस स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है, इस mRNA से इंट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है, तो बचा क्या? सिर्फ एक्सॉन्स. ठीक है. तो उसके बाद अब इससे प्रोटीन बनाया जाएगा. नाउ द प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस वेरी mRNA. अब इससे प्रोटीन बनाएगा कौन? बनाएगा राइबोसोम. ठीक है ना. तो प्रोटीन बन गया. फिर से सुन लीजिए, जो आपका जीन होता है यूकैरियोट्स का जीन, वो स्प्लिट जीन होता है. स्प्लिट जीन मतलब इसमें कुछ इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस बीच में होती हैं जो आपके प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती. उन इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस को इंट्रॉन्स कहा जाता है. ये जो हमने यहाँ पे रेड से ये रीजन मार्क किया, ये रीजन मार्क किया, ये आपका जो है कोड नहीं करता, ये रीजन आपका कोड नहीं करता प्रोटीन के लिए. ये जो रीजन है E1 एंड E2, यही आपके प्रोटीन के लिए कोड करता है. तो एक मैकेनिज्म होता है यूकैरियोट्स में, दैट्स टर्म्ड एज स्प्लाइसिंग. उससे इन इंट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है. ये एक्सॉन्स फिर ये एक्सॉन जब जोड़े गए तो ये मैच्योर mRNA हो गया. तो ये अब जाएगा किसी राइबोसोम के पास और प्रोटीन बनाएगा. क्लियर. ठीक. तो ये यूकैरियोट्स की बात हुई. लेकिन अब अगर हम यही मैकेनिज्म देखें, प्रोकैरियोट्स में ये मैकेनिज्म नहीं होता. प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग नहीं होती. अब स्प्लाइसिंग नहीं होती अगर आपने यही जीन, ये सारा जीन आपने किसी प्रोकैरियोट में डाला, तो mRNA कैसा होगा? ऐसा. अब वहाँ स्प्लाइसिंग है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास. और ये जब राइबोसोम के पास जाएगा तो ये सारा कोड हो जाएगा. तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वो आपका इंसुलिन नहीं होगा.
समझ रहे हैं? अगर आपने सारा जीन डाला तो वो प्रोटीन जो बनाएगा वो आपका इंसुलिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला रीजन और ये वाला रीजन भी इंट्रोड्यूस हो गया। नहीं करना था, लेकिन बैक्टीरियल सेल इसको निकालते, लेकिन उसके पास मैकेनिज्म ही नहीं है स्प्लाइसिंग का, तो वो इन इंट्रॉन्स को बाहर निकाल ही नहीं सकता ना। तो प्रॉब्लम अराइज्ड, इससे एक प्रॉब्लम अराइज हो गई कि अब आप जो है क्या यूकैरियोटिक जीन्स को प्रोकैरियोट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्या हम ह्यूमन इंसुलिन का जीन लाएंगे, ह्यूमन का इंसुलिन जीन लाएंगे और किसी प्रोकैरियोट में डाल सकते हैं, वहाँ इसकी एक्सप्रेशन करा सकते हैं? ऐसे तो लगता है हम नहीं कर सकते। लेकिन हमने एक और मैकेनिज्म डिवाइस किया। हमने क्या किया, ये जो आरएनए है, मैच्योर एमआरएनए है, ठीक, इसमें सिर्फ क्या है, एक्सॉन्स, हमने यही लाया, ठीक, ये मैंने लाया, दिस इज मैच्योर एमआरएनए, ओके। मैंने इसको क्या किया, मैंने इस पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम्स डाले। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसेस आर द एंजाइम्स व्हिच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एमआरएनए। जो एमआरएनए से डीएनए बनाते हैं उनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसेस कहते हैं, और ये जो प्रोसेस हो गया इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इससे डीएनए बना, ये एमआरएनए था, और इससे डीएनए बना। ये जो डीएनए आपने एमआरएनए से बनाया, दिस टर्म इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA, ओके। सो cDNA इज द डीएनए व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आपका cDNA बन गया। ये जो cDNA आपका है, इस cDNA में बताओ ये इंट्रॉन्स होंगे? नहीं, क्योंकि आपने ये किससे बनाया, मैच्योर एमआरएनए से, जिसकी स्प्लाइसिंग हो गई थी। अब इसमें सिर्फ एक्सॉन्स हैं, इंट्रॉन्स नहीं हैं। आप यही cDNA किसी प्रोकैरियोट में इंट्रोड्यूस करें विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, ऑब्वियसली, ठीक है ना, आप वेक्टर यूज करेंगे, लेकिन जब वहां पे cDNA जाएगा, अगर वो एक्सप्रेस करेगा तो आपका जो प्रोटीन बनेगा वो इंसुलिन ही होगा। क्लियर हुआ? वाई? बिकॉज इसमें स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं है, आपने स्प्लाइस्ड जीन लाया है जिसकी ऑलरेडी स्प्लाइसिंग हुई है। कैसे बनाया आपने मैच्योर एमआरएनए लाया जिसकी स्प्लाइसिंग हो गई थी, उसको क्या किया, उसको आपने जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराया, और उससे जो डीएनए बना, कंप्लीमेंट्री डीएनए, उसमें तो इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस है ही नहीं। इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस नहीं है, सिर्फ वो कंप्लीट जो है एक्सॉन्स का बना हुआ है। जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, प्रोकैरियोट पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आप इसको, तो प्रोकैरियोट में जब आप इसको डालेंगे तो वहाँ डायरेक्टली एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए डायरेक्टली राइबोसोम के पास जाएगा, इसको स्प्लाइस होने की जरूरत ही नहीं है, इसकी स्प्लाइसिंग ऑलरेडी की हुई है, तो ये डायरेक्टली आपका इंसुलिन बनाएगा। क्लियर? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको यूकैरियोटिक जीन प्रोकैरियोट्स में एक्सप्रेस कराना है तो आपको यूकैरियोटिक जीन डायरेक्टली नहीं डालना, आपको कंप्लीमेंट्री डीएनए डालना है उस यूकैरियोटिक जीन का। आपको पहले उस यूकैरियोट का एमआरएनए लाना है जिसकी स्प्लाइसिंग हो गई है, उसको लाना है, उससे कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाना है, उसको फिर बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में डालना है, वहां वो इजीली एक्सप्रेस करेगा। क्लियर? सो फर्स्ट 2 steps, number 1 is isolation of DNA, number 2 is cutting of DNA at specific location by the use of restriction endonucleases. Clear? Now the third step, तीसरा स्टेप अब क्या है, जो आपने अब जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, या आपके पास जो कंप्लीमेंट्री डीएनए है, cDNA जो अभी आपने बनाया, चाहे अब वो है चाहे ये है, हम यही कंसिडर करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हमें एक्सप्रेस कराना होगा तो उस वक्त हमें जो है कंप्लीमेंट्री डीएनए लेना होता है, अब डायरेक्टली जीन नहीं ले सकते। तो मैंने अब क्या किया, ये जो तीसरा स्टेप है, मैं इसको एम्पलीफाई करूँगा, जो आप अपना हमारा जीन है उसकी हम एम्पलीफिकेशन कराएंगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। लेकिन कौन सा डीएनए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, मैं लिखूंगा पैसेंजर डीएनए। ठीक है, एम्पलीफिकेशन हम पैसेंजर डीएनए की कराएंगे। वाई एम्पलीफिकेशन क्यों कराना है? ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर डीएनए हो, ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर्स पे हम लोड कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स ट्रांसफॉर्म होंगी तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यही इंसुलिन हमें बनाना है, इंसुलिन हार्मोन हमें बनाना है, तो हम इंसुलिन जीन हमने लाया, इस इंसुलिन की कॉपीज़, मल्टीपल कॉपीज़ हमने बनाई, बहुत सारी कॉपीज़ पहले बनाई, उसको फिर किसी एक्सप्रेशन वेक्टर पे लोड किया, एक्सप्रेशन वेक्टर इसको बैक्टीरिया में ले जाएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन इंसुलिन मिलेगा। ठीक है ना? तो एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, तो इस एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट्स टर्म्ड एज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप डीएनए अपना लाएंगे, पैसेंजर डीएनए अपना लाएंगे, उसके लिए आपने फ्रेम किए होंगे डीएनए प्राइमर्स, कल डिस्कस किया हुआ है हमने, पिछले लेक्चर में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है, व्हाट इज़ PCR एंड व्हाट इज़ एगरोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये हमने PCR जो है इस पर किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट लाया, जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए डिज़ाइन हमने किए हैं प्राइमर्स, डीएनए प्राइमर्स,
ठीक, पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनके दरमियान टूट गए। उस दूसरे स्टेप पे प्राइमर्स एनील कर गए अपने अपने डिज़ायर्ड लोकेशंस पे। उसके बाद आपका टैग पॉलीमरेज उनकी एक्सटेंशन कराता है, तो आपकी जीन जो हैं या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है या पैसेंजर डीएनए आपका जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ आपके पास होंगी एट द एंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए स्टेप। ओके, तो इस स्टेप के एंड पे आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ होंगी ऑफ your gene of interest. Now the fourth step is formation of rDNA. Now the fourth step is rDNA formation. Recombinant DNA जो है अब आपने बनाना है, ठीक। उस recombinant DNA बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक वेक्टर लाते हैं। Let this be the vector. ये आपने वेक्टर लाया, ठीक है। तो ये आपका rDNA है, this is your rDNA, सॉरी दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस यूज़ किए थे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आपने यूज़ किए थे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने जेनेटिक मटेरियल से निकालने के लिए, ठीक। तो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैं इसको डबल स्ट्रैंडेड बनाऊं, सॉरी, ओके, दिस इज़ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये आपका जो है वेक्टर है। अब वेक्टर को क्या करना है, वेक्टर पे इसको लोड करना है। ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक। इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डालना है। लेकिन मसला ये है कि आप जो है अब इस वेक्टर को पहले क्लीव करना होगा बाय द यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लेकिन याद रखिएगा, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने यहाँ पे यूज़ किया टू सेपरेट व्हाट यू कॉल एज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने वहाँ यूज़ किया वही एग्जैक्टली वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको यहाँ इस वेक्टर को क्लीव करने के लिए यूज़ करना है। अगर आपने डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस यूज़ किए तो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लाइगेट नहीं कर सकता। क्लियर, ठीक। तो आपको वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करना है जो आपने यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया था। तो जो ही आपने ये वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ ECOR1 यूज़ किया था तो यहाँ पे भी यही यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपने BAMH1 यहाँ यूज़ किया था, वही आपको यहाँ भी यूज़ करना है। तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस शुड बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज फॉर द क्लीवेज और लिसेस ऑफ व्हाट यू कॉल एज योर क्लोनिंग वेक्टर। तो आप इसको क्लीव करेंगे तो आपका वेक्टर जो है वो कट जाएगा, यहाँ पे कट गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने यूज़ किया तो यहाँ पे कट गया, ठीक, ये कट गया यहाँ पे, ठीक। तो अब जो ही यहाँ कट गया तो अब आपको यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। तो आप डीएनए लाइगेज डालेंगे, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, वो इनको इसके साथ जोड़ देगा, ठीक। तो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे। क्लियर हुआ। सो दिस डीएनए मॉलिक्यूल, ये जो वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों के जुड़ने से बन गया। याद रखिएगा, इसके लिए एंजाइम हमने कौन सा यूज़ किया, डीएनए लाइगेज, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू। इसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने जोड़ा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा, किसके साथ, वेक्टर के साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ इस साइड पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपके क्लोनिंग वेक्टर में। ये जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज rDNA मॉलिक्यूल, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सो ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है, इस रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है और प्लस वेक्टर भी है। क्लियर हुआ। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। क्लियर।